हेलो, आई एम योर होस्ट शाहरोज जंजू एंड यू आर वाचिंग द शाहरोज जंजुआ शो सीजन 2। आज के जो मेरे इंस्पायरिंग गेस्ट हैं उनका नाम है सुमन अली। जब वो 18 साल की थी तो उन पे एसिड अटैक हुआ। उसकी वजह क्या बनी? उसकी वजह ये बनी कि उन्होंने अपने ब्रदर इन लॉ से शादी करने से इनकार कर दिया था। ये सब कैसे हुआ? आप ब्रेक लें, मैं ब्रेक के बाद वापस आता हूँ और अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। आप यूट्यूब पे जाएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, द शाहरोज जंजुआ शो सब्सक्राइब करें, वहाँ मेरी वीडियोज़ देखें, कमेंट्स करें और लाइक करें। वेलकम बैक। जैसा कि मेरे साथ सुमन अली मौजूद हैं, आप लोग देख रहे हैं मेरी इतनी इंस्पायरिंग गेस्ट मेरे साथ आके बैठ चुकी हैं। सुमन, सबसे पहले तो आप मुझे बताएं कि करीम का सफ़र कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा, सेफ रहा और बहुत अच्छे रूट से मुझे ड्राइवर लेके आया और पूरे टाइम पे एक्यूरेट टाइम पे उसने मुझे पहुंचाया। सो दैट वाज एक्सीलेंट। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा सुमन, मैं आपकी लाइफ के बारे में थोड़ा अपने नाजरीन से शेयर करना चाहूँगा आपकी ज़ुबानी। मैं जब आपकी बायोग्राफी पढ़ रहा था तो उसके अंदर लिखा था कि जब आप 18 साल की थी तो आप पे एसिड अटैक किया, और जिसने एसिड अटैक किया वो आपके ब्रदर इन लॉ थे। ब्रदर इन लॉ को अगर मैं आसान अल्फाजों में बताऊं, यानी वो आपकी जो बहन के शौहर थे, उन्होंने ये किया। बेसिकली ही वाज वांटेड टू मैरी मी। और जब बहुत अरसे से वो मेरे पीछे थे कि जी मुझसे शादी करो शादी करो। हालांकि वो मेरी बड़ी बहन से उनकी शादी हुई थी, उनके माशाल्लाह से 3 बच्चे भी थे और उनका और मेरा एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा था। ही वाज 45 इयर्स ओल्ड और वो तकरीबन 4-5 साल से मुझे इंसिस्ट कर रहे थे कि मैं उनसे शादी करूं, मैं उनसे शादी करूं। तो मैंने जब उस बात को बिल्कुल रिफ्यूज़ कर दिया कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो रिसेंटली मैंने अपना इंटर क्लियर किया था और यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन हुआ और मैं यूनिवर्सिटी जा रही थी। तो जब मैंने यूनिवर्सिटी जाना शुरू किया, वो शख्स मुझे फॉलो करता रहता था, मेरे पीछे होता था। जहाँ से मैं जिस स्टॉप से बैठती थी, लोकल ट्रैवल करती थी, जिस वैन पे बैठती थी, जिस बस पे बैठती थी, वो उसको फॉलो करता रहता था। तो एक दिन ऐसा हुआ कि मैं अपने घर से बैठी वैन पे, तो किसी वजह से पैसेंजर्स कम थे तो ड्राइवर ने वैन चेंज कर ली अपनी कि आप अगली वैन में शिफ्ट हो जाए। तो वहाँ वो शख्स खड़ा था। उससे एक दिन पहले वो मुझे बहुत ज़्यादा कॉल्स कर रहा था कि तुम मुझसे बात करो, मुझसे मिलो। तो आई सेड नो, मैं नहीं मिलूंगी। और मैंने से कहा कि नहीं जी, मैं अब घर से बाहर भी नहीं निकल रही। लेकिन वो मुझे फॉलो करता रहता था, वो शायद मुझे घर से फॉलो कर रहा था। जब मैं निकली, पहुंची वहां पे, वैन से उतरी तो उसने मुझे पकड़ा और उसने मुझे कहा कि तुम मेरे साथ चलो। मैंने कहा कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। तो बेसिकली हम लड़कियों को बहुत ज्यादा होता है कि आपको रास्ते में कोई रोक ले तो साइड सराउंडिंग्स में लोग देखना शुरू हो जाते हैं, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है। तो मैंने उसे कहा कि नहीं। उसने कहा मैं यहाँ पे तमाशा करूंगा, मेरे साथ चलो। उसने मेरा बहुत जोर से हाथ पकड़ा, मुझे कहा बाइक पे बैठो। मैं बाइक पे बैठी और वो मुझे ना बहुत स्पीड में बाइक पे बैठा के ले गया। तो रास्ते में मैंने कहा कि जी आप इतनी तेज बाइक चला रहे हैं, आप क्या मुझे मारेंगे? तो उसने कहा कि शायद मार ही दूंगा। अच्छा। तो मैंने कहा मुझे यहाँ पे उतार दें, आपने जो बात करनी है मुझसे रास्ते में कर लें। तो उसने कहा कि ठीक है, मैं जो बात मुझे करनी है मैं रास्ते में कर लूंगा, उसके बाद सारी जिंदगी के लिए तुम्हारी जान छोड़ दूंगा। अच्छा। तो उस एक बात से मुझे ऐसा फील हुआ कि शायद ये मेरी जान छोड़ दे, मैं इसकी बात सुन लेती हूँ लास्ट टाइम। तो वो मुझे यूनिवर्सिटी के रोड पे जाते जाते उन्होंने किसी और तरफ टर्न ले लिया। तो मैंने कहा आप ये कहाँ मुझे लेके जा रहे हैं? उसने कहा बस मैं यहाँ पे बैठ के तुमसे थोड़ी देर बात करूंगा और फिर मैं छोड़ दूंगा तुम्हें। ऐसे रोके तो वो कुछ एक ग्रेवयार्ड टाइप एरिया था, वहाँ पे एक श्राइन था, बिल्कुल खामोशी, कोई लोग नहीं थे वहाँ पे। तो मैं वहाँ जमीन पे बैठ गई, जमीन पे चटाइयाँ बिछी हुई थी, मैं वहाँ बैठ गई और उसने अपना बैग सामने रखा। बेसिकली ही वाज अस्थमैटिक पेशेंट। तो उनके पास हमेशा उनका बैग होता था जिसमें मेडिसिन वगैरह होती थी। तो मैं वेल करती थी तो उन्होंने मुझे कहा कि अपना वेल उतारो। अच्छा। तो मैंने कहा नहीं, मैं नहीं उतारूंगी। अच्छा। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा मेरा बस एक सवाल का जवाब दो कि तुम मुझसे शादी कब करोगी? मैंने कहा कभी नहीं करूंगी। ठीक है। तो उन्होंने एकदम से मेरा वेल खींचा और मैं इस तरह जमीन पे बैठी हुई थी कि मेरा जो सिर था वो मैंने अपने घुटनों पे रखा हुआ था। उन्होंने जैसे मेरा वेल खींचा, मैंने अपना सिर अपने घुटनों पे रख लिया। तो उस टाइम उनके हाथ में एक मेडिसिन बोतल थी। तो आई वाज थिंकिंग कि ये उनकी कोई अपनी मेडिसिन बोतल थी और वो कुछ फिजिकली भी इस तरह से लग रहे थे कि शायद बीमार है, कुछ है। तो एसिड का कोई मेरे दिमाग में भी नहीं था कि इसके पास एसिड होगा या मेरे साथ क्या करने वाले हैं। तो जिस तरह मैं बैठी हुई थी, विद इन सेकेंड्स वो बंदा उठा और उसने शायद एसिड अपने हाथ में डाला हुआ था। उसने मुझे पीछे से ग्रैब किया, उठाया और एकदम से एसिड मेरे फेस पे रब कर दिया। तो उस टाइम बहुत शदीद बर्निंग स्टार्ट हुई और
मैं कुछ फिजिकली भी थोड़ी वीक थी, तो मुझसे चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती थी। तो आई वाज लाइक कि बस मैं अभी यहाँ गिरने वाली हूँ, मैं मरने वाली हूँ। और मैं चलाती हुई भागी और वो मेरे पीछे भागता रहा। और उसके पास फिर बड़ी एक बॉटल थी, उसमें भी एसिड था, और वो मेरे पीछे भागता हुआ मुझे ये कह रहा था कि ये तो मैंने सिर्फ तुम्हें डेमो दिया, अभी और डालूंगा। तो वो अल्लाह ताला की करामत थी कि मैं दोबारा उस शख्स के हाथ में नहीं आई, पकड़ी नहीं गई उससे। मैं भाग के जब गेट से बाहर निकली उस शराइन से, तो सामने एक मदरसा था, वहाँ मुझे नलके नजर आए जो वुजू करने के लिए होते हैं। तो वहाँ मैंने फौरन ही अपना मुंह धोना शुरू कर दिया। मतलब मैं इतना पानी अपने ऊपर डाल रही थी, मुझे इतनी तकलीफ हो रही थी कि मेरे पूरे कपड़े गीले हो चुके हुए थे, सर्दियाँ थी। आई नो सुमन, ये बड़ी हार्ड टाइम्स हैं, और जिस तरह अल्लाह माफ़ करे और लानत ऐसे शख्स पे जो अपने आप को मर्द कहते हैं और ऐसी बेचारी लड़कियों के साथ ये करते हैं कि वो उनसे शादी ना करें। तो मेरी तरफ से तो लानत ऐसे शख्स पे, ऐसे शख्स को जिंदा ही नहीं रहना चाहिए, इनके लिए तो फांसी होनी चाहिए। और वो फांसी जो चौक में दी जाए और तब निशाने इबरत बने ये सारे लोग और ये काम ना करें। मैं वापस इसी बात पे आपके आऊँगा, जब वो आपको शराइन में लेके गए तो सुमन आपने कैसे भरोसा कर लिया उन पे और क्यों आप चले गई, क्या जरूरत थी जाने की? एक बात तो ये थी कि वो मेरे ब्रदर इन लॉ थे, और फिर जिस तरह वो स्कैंडलाइज कर रहे थे उस जगह पे मुझे, तो मैं थोड़ा डर गई थी। और फिर उनकी एक बात कि मैं बस तुमसे एक बात करूंगा और तुम्हारी जान छोड़ दूंगा। जब आप 12 साल की थी तो आप चाइल्ड अब्यूज का शिकार भी हुई, और ठीक ये वही आपके ब्रदर इन लॉ थे जिन्होंने ये सब किया? 8 years old when my younger sister get married। ठीक है। और बहुत छोटी थी, सब घर में सबसे छोटी हूँ, तो सब लोग बहुत प्यार करते थे, फैमिली में कजन्स वगैरह सब बहुत प्यार करते थे। ठीक है। तो जब वो ब्रदर इन लॉ जब हमारी फैमिली का हिस्सा बने, तो वो भी बच्चों की तरह प्यार करना, और उनकी कोई बहन नहीं थी तो वो बहुत ज्यादा लाड करते थे। तो मैं उस टाइम उन चीज़ों को समझ नहीं पाती थी कि वो मुझे किस तरह से प्यार कर रहे हैं, किस तरह से टच कर रहे हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता ये सिलसिला बढ़ता गया और मुझे थोड़ी समझ आना शुरू हुई कि ये बैड टचेज़ हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे बाकी कोई इस तरह से प्यार नहीं करता। ठीक है। लेकिन मैं खामोश रहती थी। That was my mistake। क्योंकि आप लोगों की नज़र में वो ऐसे आपको ट्रीट कर रहे थे जैसे वो अपनी छोटी बेटी या बहन को। अगर मैं कोई बात करती भी थी, अगर मैंने अपनी सिस्टर को कहा, एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मेरी सिस्टर की बेटी की बर्थडे पार्टी थी, तो हम उनके घर गए, तो मैं बच्चों के साथ छत पे खेल रही थी, तो वो आए और उन्होंने मुझे पीछे से बुरी तरह से हक किया। तो मुझे बड़ा अजीब सा फील हुआ और मैंने उनको थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ मार के मैं नीचे आई तो उन्होंने अपनी वाइफ को कहा कि इसने मुझे थप्पड़ मारा है। तो मेरी सिस्टर मुझे बोलना शुरू हो गई। मैंने कहा आप एक दफ़ा इनसे पूछे कि इन्होंने ऐसा क्या किया कि मुझे थप्पड़ मारना पड़ा। तो बहुत सी ऐसी बातें होती थी, लाइक वो मुझे टेक्स्ट मैसेजेस करता था और कहता था मैं तो ये किसी और को कर रहा था, इसको चले गए। ठीक है। तो कहीं भी कोई भी बात उनके ऊपर आती थी तो मेरी सिस्टर उसको फौरन ही कवर कर लेती थी कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो तुम्हें अपनी बेटियों की तरह समझते हैं, बहनों की तरह समझते हैं। इट्स सो एम्बैरेसिंग और ये बहुत हार्ट रेंचिंग बात है। अल्लाह आपको हिम्मत दे और आप लोगों के लिए एग्जाम्पल सेट करें जिस तरह आप मेरे शो में आई हैं। मैं आपका बहुत मशकूर हूँ कि आप मेरे शो में आके मेरे साथ बैठी हो और लोगों के सामने आप ये बता रही हो कि आपके साथ क्या हुआ। इसके लिए भी बहुत बड़ा जिगरा चाहिए होता है सामने आने के लिए। अच्छा, फिर उसके बाद मुझे ये पता चला कि आपने केस किया और उनको सज़ा हो गई ब्रदर इन लॉ को, थोड़ा इस बारे में मुझे बताइएगा। बिल्कुल। पहले तो मैं क्योंकि वो मुझे एसिड अटैक जब हुआ तो वो मुझे अपने साथ ही ले गए। ठीक है। अपने घर, और वहाँ पे उन दोनों मियाँ बीवी ने प्लानिंग की कि बस इसको यहाँ पे शूट कर दो। आपकी बहन मुलव्विस थी, अगर मैं ये बात कहूँ तो गलत नहीं होगा? मुझे भी ये लगता है कि मुलव्विस थी, क्योंकि जब उसने ये बात की कि अब इसको शूट कर दो तो आई वाज शॉक्ड एट द टाइम। ठीक है, मैं केस की तरफ आऊंगा, जो आपने केस किया और वो कैसे केस किया। केस इस तरह किया कि पहले मैं खामोश रही 3-4 दिन, क्योंकि अपनी बहन के पास थी। उसने कहा कि जी किसी को बताओ कि मैं तुम्हें मार दूंगी या पानी में डाल के जहर दे दूंगी। और मैं हॉस्पिटल में उसके साथ थी तो मैंने बिल्कुल खाना पीना छोड़ दिया कि कहीं मुझे कुछ कर ना दे। और मेरी मदर हॉस्पिटल में आई, उन्होंने मुझे देखा तो मेरी सिस्टर ने कहा इसने सब कुछ खुद किया। ठीक है। और वो ऐसा टाइम था जो मैं कभी भी नहीं भूल सकती। मैं अपना एसिड अटैक भूल सकती हूँ लेकिन अपनी माँ की वो बात नहीं भूल सकती कि उन्होंने कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आई, तुम हमारी इज्जत खराब कर रही थी और तुम अपनी बहन की जगह पे आना चाह रही थी, मुझे तो तुम्हारे पे पहले ही शक था। तो वो मेरी लाइफ का एक पहला
लम्हा था जब मैं चाह रही थी कि बस मैं अभी हॉस्पिटल की खिड़की से कूद के मर जाऊं। अल्लाह बुरे वक्त से बचाए सब। कि इतनी बड़ी बात हो गई और मेरी माँ फिर भी मुझे ब्लेम करी है कि हाँ तुमने खुद की है। सिस्टर ने मेरी मदर को और डॉक्टर्स को ये स्टोरी बताई कि बेसिकली ये बंदी उससे शादी करना चाहती थी और जब उसने इनकार किया तो इसने खुद ही अपने ऊपर अटैक कर लिया। सुमन, आपकी फैमिली सपोर्ट आपके साथ नहीं थी, उसके बरक्स आके आपने केस किया और ये किस तरह पॉसिबल हुआ कि आज वो जो बंदा है वो सलाखों के पीछे है और उसको जुर्माना भी हुआ? एसिड अटैक के 6 दिन बाद मैंने FIR फाइल की। मेरे बड़े भाई मेरे पास आए, उन्होंने मुझसे पूछा कि बताओ क्या डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तब मेरी सिस्टर भी घर नहीं थी, मुझे कोई डर नहीं था। मैंने सब कुछ उनको स्टोरी बताई, वो फौरन मुझे पुलिस स्टेशन ले गए, वहाँ पे FIR हुई और फिर केस प्रोसेस में आया। 1 महीने तक वो बंदा बिल्कुल फरार था, उसका पता नहीं चला। फिर उसने बेल्स ले ली, 3-4 बेल ली, बेल कैंसिल होती थी, वो फिर छुप जाता था। और फिर ATC में ट्रायल होना शुरू हुए। मेरे केस में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आई क्योंकि मेरे सगे भाई और मेरी सगी बहन ने मेरे खिलाफ कोर्ट में स्टेटमेंट दी। अनबिलीवेबल। और इसी स्टेटमेंट की वजह से वो सिर्फ 2 माह जेल में रहा और फिर वो रिलीज हो गया, पोस्ट अरेस्ट बेल पे रिलीज हो गया। और 1 साल 7 महीने का वक्त लगा मुझे इंसाफ हासिल करने में। अमूमन केसेस एसिड अटैक के विदिन 6 मंथ्स या 7 मंथ्स सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन मेरे केस को बहुत ज़्यादा टाइम लगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैं डटी रही। बहुत कॉम्प्लिकेशंस आई, इवन दैट के एक पॉइंट पे मेरे लॉयर ने मुझे कह दिया कि आप अपनी बहन से सुलह कर लें, आप केस हार जाएंगी। मैंने कहा नहीं, मैं कभी नहीं करूंगी। तो और look at you just won the case और माशाल्लाह वो I heard कि 28 years कैद हुई है, 28 years life imprisonment and 2 million fine। वाओ, look at her, छोटी सी है ये और कितने बड़े काम कर गई है। मैंने अपनी केस की हेयरिंग कोई भी नहीं छोड़ी, इवन के मुझे इंतजार होता था अब मेरी हेयरिंग में 2 दिन रह गए हैं, अब 3 दिन रह गए हैं। मैं उनको जाकर शो करना चाहती थी कि अब मेरा जो डर था वो खत्म हो गया, मैं एम्पावर हूँ, मैं अकेली सब कुछ कर सकती हूँ। और आई थिंक कोई भी लड़की अगर अपने अंदर हौसला हिम्मत पैदा करे तो वो अकेली सब कुछ कर सकती है। आप पंजाब यूनिवर्सिटी से बैचलर्स भी कर रही हैं, फ्रेंड्स आपके कितने सपोर्टिव हैं? फ्रेंड्स मेरे तो क्लास में मतलब जो बेस्ट फ्रेंड्स हैं वो 2 फ्रेंड्स हैं। ठीक है। और जब मैंने यूनिवर्सिटी ज्वाइन की तो मैंने अवॉइड किया लोगों को बताना कि मेरे साथ क्या हुआ। मैंने कहा जी मेरा एक एक्सीडेंट हो गया है। तो द रीजन बिहाइंड दिस कि मैं इस चीज को जगह जगह बताने से अवॉइड क्यों करती हूँ, फिर लोगों को वो सिंपथीज देना शुरू कर देते हैं और ये सिंपथीज मुझे बहुत बुरी लगती है। मेरा शुरू से एक ही मोटिव रहा है कि आई डोंट वांट टू लिव एज अ बेचारी, कि जी बेचारी के साथ ये हो गया, बेचारी के साथ ये हो गया। मेरे फ्रेंड्स को पता है कि मेरे साथ क्या हुआ, लेकिन मैं बहुत ज्यादा लोगों को क्लास में बताने से गुरेज करती हूँ। ठीक है, दिस इज योर लाइफ और आप जिस तरह इसको लेके जा सकती हो ये आपका अपना राइट है। अच्छा मुझे बताओ, दूसरे एसिड विक्टिम्स के लिए एज अ फाइटर आप कुछ कर रही हो? बिल्कुल, आई एम अ ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट नाउ माशाल्लाह। इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट में मैं इंफॉर्मेशन ऑफिसर हूँ। जबरदस्त। और तो मैं ऑफिसर से बात कर रहा हूँ। yes, you are। आप एक ऑफिसर से बात कर रहे हैं। ठीक है। तो हम लोग एसिड विक्टिम्स के लिए काम कर रहे हैं और वेरी सून हम उनके लिए शेल्टर हाउसेस भी बनाएंगे, उनके लिए स्किल्स सेंटर बनाएंगे जहाँ पे वो स्किल्स लेंगे और अपने लिए खुद कमा सकेंगे। मतलब कि आप वहाँ विक्टिम्स ये फील नहीं करेंगे कि वो विक्टिम्स हैं, वो सर्वाइवर बन के जिएंगे। माशाल्लाह। एंड हाउ डू यू गेन पॉजिटिव एनर्जी व्हेन यू आर लो? पॉजिटिव एनर्जी वैसे तो जब मैं डिप्रेशन में होती हूँ तो मैं गेम्स खेलना शुरू कर देती हूँ। अच्छा, मैं समझा आजकल टीवी चैनल्स के ऊपर बैटरी के ऐड आ रहे हैं काफी ज्यादा, तो आपने कोई बड़ी बैटरी रखी हुई और आप अपने आप को लगाती हो और आप पॉजिटिव एनर्जी वहां से ले लेती हो, ऐसा तो नहीं? मैं ड्रिंक्स भी नहीं पीती, मैं कोई एनर्जी वाले ड्रिंक भी नहीं पीती, बस अल्लाह ताला ने हिम्मत दी हुई है और मैं ये सोचती हूँ कि मैं एक इंसान हूँ, मैं सब कुछ कर सकती हूँ, मैं बाकी लोगों की तरह हूँ। अगर मेरे साथ अगर मैं विक्टिमाइज हूँ दैट डजंट मीन कि मैं कमजोर हो गई हूँ या मैं कुछ नहीं कर सकती। आई एम अ ह्यूमन लाइक अदर्स। वही सलाहियतें सब लोगों के पास हैं जो अल्लाह ताला ने मुझे भी दी हैं। वही दिमाग सब लोगों के पास है जो अल्लाह ताला ने मुझे दी है। तो मैं क्यों चुप करके बैठ जाऊँ या मैं सोचूं कि जी अब मेरी लाइफ बर्बाद हो गई है। आई हैव अ ब्यूटीफुल लाइफ अहेड, मैं उसको बेहतर तरीके से गुजार सकती हूँ। बहुत खूबसूरत बात। मेरे ख्याल से व्यूअर्स अब
मैं ब्रेक ले लूं और ब्रेक के बाद इनसे टंग ट्विस्टर में गेम खेलता हूं ताकि ये भी थोड़े रिलैक्स करें और देखते हैं ये कितनी इंटेलिजेंट है और ये कितने अच्छे तरीके से टंग ट्विस्टर्स खेलती है मेरे साथ। आप ब्रेक लें, मैं ब्रेक के बाद वापस आता हूं और अपनी गेम्स का आगाज़ करता हूं। वेलकम बैक। जैसा कि मैं वापस आ चुका हूँ, मेरी गेम का आगाज होने लगा है, बल्कि होने क्या लगा है, होने ही लगा है अब। और मेरी गेम है टंग ट्विस्टर। आप तैयार हो सुमन? Yes, I am ready. ऑलराइट, मेरा पहला टंग ट्विस्टर आपसे है। आपने 5 टाइम्स तेजी से बोलना है फ्लैश मैसेज, फ्लैश मैसेज। Flash message, flash message. Okay, one more time, please. ठीक है। Flash message, flash message, flash message, flash message, flash message. ऑलराइट, बस सेकंड वर्ड, ठीक है। सेकंड में आपसे पूछता हूँ, आपने तेजी से बोलना है अ प्रॉपर कॉपर कॉफी पॉट 5 टाइम्स। A proper copper coffee pot. A proper copper coffee pot. A proper copper coffee pot. चले, मैं एक और मौका देता हूँ, आप थोड़ा सा आसान में कर लेता हूँ, ठीक है। आपने 5 टाइम्स बोलना है पर्पल पेपर पीपल। इतने मुश्किल टंग ट्विस्टर रखे हैं। रिपीट करें। पर्पल पेपर पीपल। पर्पल पेपर पेपर पीपल, पर्पल पेपर पीपर, पर्पल पेपर पीपल, पर्पल पेपर पीपल, पर्पल पेपर। तो ये तीनों ही गलत कर चुकी है। अच्छा नहीं, ये लास्ट वाला मैंने ठीक बोला। चलिए ठीक है, बाकी से comparative आप ले लो, ये 1 पॉइंट ले लो मेरी तरफ से, बिल्कुल। कोई मुझे मसला नहीं। अच्छा सुमन, बिसाइड्स दिस मैसेज टू द व्यूअर्स जो है वो आप क्या देना चाहोगे? व्यूवर्स को ये मैसेज है कि आपके साथ कुछ भी हो जाए ज़िंदगी में, हिम्मत बिल्कुल ना हारें। और अगर आपको लग रहा है कि आपके अंदर हिम्मत पैदा नहीं हो रही, तो आप अल्लाह ताला से बातें करना शुरू कर दें। आपकी फैमिली आपको सपोर्ट नहीं कर रही या आपके फ्रेंड्स आपको सपोर्ट नहीं कर रहे, आप अपने आपके खुद दोस्त बन जाएं, आप अल्लाह ताला की दोस्त बन जाएं। आहिस्ता आहिस्ता आपकी ज़िंदगी से तमाम मुश्किलात ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी। और डटे रहें, जितनी मर्जी मुश्किलात आए आप डटे रहें कि नहीं, अगर मैंने ये काम करना है तो मैंने ये करके ही उठना है। अगर आपको लोग कह रहे हैं कि नहीं तुम ये नहीं कर सकोगी, तुम ये नहीं कर सकोगे, तो किसी की बात ना सुने, आप बिल्कुल कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने हमें बहुत सी सलाहियतों से नवाजा है, हमें सिर्फ अपनी सलाहियतों को उजागर करने की ज़रूरत है और डटे रहने की ज़रूरत है। और आई थिंक कि कोई भी लड़की अपनी लाइफ में सब कुछ अचीव कर सकती है। और कुछ फैमिलीज़ को मेरा ये मैसेज है कि आप प्लीज़ अपनी बेटियों को, अपने बेटों को सपोर्ट करें। ये मत समझें कि जी यहाँ पे ये लोग गलत हैं, अगर वो गलत भी हैं तो मिस्टेक सबसे होती हैं, दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है। पेरेंट्स भी अपनी ज़िंदगी में मिस्टेक्स करते आए हैं, आगे से बच्चे भी मिस्टेक्स करते हैं, तो चीज़ों को एक्सेप्ट करना सीखें और मसलों को बिगाड़े ना, मसलों के सोल्यूशन निकालें। क्या बात है। इस खूबसूरत बात पे मैं बायोट्रॉल की तरफ से आपको एक छोटा सा गिफ्ट देना चाहूँगा। थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। व्यूअर्स, आज की एपिसोड आपने देखी, मैं इस एपिसोड को यहाँ ख़त्म करना चाहूँगा। लिरिक्स हैं बड़े खूबसूरत, वो लिरिक्स ये हैं, हम माएँ, हम बहनें, हम बेटियाँ, कौमों की इज्जत हमसे है। बिल्कुल। और इसमें कोई झूठ नहीं है। अपना ख्याल रखिएगा और सुमन और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अब हम लोग हाउस ऑफ चाइनीज जा रहे हैं क्योंकि वो हमारे लंच पे इंतजार कर रहे हैं। तो मैं आपसे एक नई उम्मीद और एक नई एपिसोड के साथ बहुत जल्द हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़। आप YouTube पे जाएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, द शाहरुज़ जंजुआ शो सब्सक्राइब करें, वहाँ मेरी वीडियोस देखें, कमेंट्स करें और लाइक करें।